हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स में जनरल साइंस में पूछे जाते हैं। एसएससी सीजीएल, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एलपी, स्टेट पीसीएस और सारे जो एग्जाम्स है जिसमें आपका ये जनरल साइंस पूछा जाता है, तो उसके टॉप एमसीक्यूज क्वेश्चन। तो बिना देरी के चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी। क्वेश्चन करा रेडियो धर्मिता, जो आपका रेडियो धर्मिता है, रेडियो एक्टिविटी है, उसकी खोज किसने की थी। आपकी जो रेडियो एक्टिविटी है उसकी खोज उसको किसने खोजा था। क्या उसको मैरी क्यूरी ने खोजा था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, हेनरी बैकुरल या जे थॉमसन। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, जो रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो धर्मिता है, इसकी जो खोज हेनरी बैकुरल ने की थी, हेनरी बैकुरल ने की थी, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। वहीं बात करें मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी जो है आपका जो रेडियो एक्टिव शब्द है, रेडियो धर्मिता जो शब्द है, वर्ड है, जो आपका शब्द है, इसको इन्होंने दिया था। तो कुल मिला जुला कर हेनरी बैकुरल ने आपका रेडियो एक्टिव खोजा था। वहीं पे मैरी क्यूरी ने आपका जो वर्ड है रेडियो एक्टिविटी या रेडियो धर्मिता इसको दिया था। बात करें रदरफोर्ड। रदरफोर्ड क्या है? रदरफोर्ड भी एक साइंटिस्ट है जिन्होंने न्यूक्लियस का खोज किया। आपके न्यूक्लियस का खोज किया। न्यूक्लियस मतलब जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसकी खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। वहीं बात करें इस रदरफोर्ड को ही फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। बात करें जे थॉमसन। जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। जो आपका एटम होता है, अणु होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपकी जे थॉमसन ने किया था। तो आई होप आपको सारे ऑप्शंस क्लियर होंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। यहाँ पे देखिए कुछ हेनरी बैकुरल साहब के बारे में बता गया, यह रहे हमारे हेनरी बैकुरल साहब। तो इनकी बात करें तो हेनरी बैकुरल साहब ने रेडियो एक्टिविटी, जो आपकी रेडियो धर्मिता है, इसको 1896 1896 में खोजा था। वही बात करें इन्होंने किसकी वजह से खोजा, तो यहाँ पे इन्होंने यूरेनियम सॉल्ट की मदद से खोजा था। जो आपका यूरेनियम है, यूरेनियम के नमक से, नमक मतलब उसका कुछ अमाउंट लेके, यूरेनियम का कुछ सॉल्ट लेके उससे इन्होंने खोजा था। वही बात करें इन्होंने पाया, जब इन्होंने यूरेनियम को डिस्कवर किया, इन्होंने ये रिसर्च किया कि जो है कि यूरेनियम बिना सनलाइट मतलब बिना प्रकाश दिए कुछ इनविजिबल रेस को फेंक रहा है। मतलब जो आपका यूरेनियम है या कोई भी चीज अगर प्रकाश दे रहा है तो उसके अंदर रेस तो होंगी, पर ये जो यूरेनियम है ये बिना प्रकाश दिए कुछ इनविजिबल रेस को इमिट कर रहा है, इसको बाहर निकाल रहा है। तो इन्होंने इसको फाइंड किया। इसके बाद इन्होंने बताया रेडियो एक्टिविटी के बारे में बहुत सारी चीजें बताई। जैसे इन्होंने बताया इसमें अल्फा पार्टिकल होते हैं, बीटा और गामा, जिसकी बात हम अगले क्वेश्चंस में करेंगे। वहीं बात करें इन्होंने किसके साथ ये काम किया था? मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी कौन है? जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी का नाम दिया, नामकरण किया है। तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें हिंदी में दी गई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज। क्वेश्चन करा जो आपकी रेडियो धर्मिता है उसकी एसआई यूनिट क्या रहने वाली, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट क्या रहने वाली है। तो क्या वो क्यूरी रहने वाली है, बैकुरल रहने वाली है, ग्रे रहने वाली है या सीवर्ट रहने वाली। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, जो आपकी रेडियो एक्टिविटी है, जो आपकी रेडियो धर्मिता है, इसकी जो एसआई यूनिट बैकुरल देखने को मिल जाएगी, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो अगले क्वेश्चन कर बढ़े। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विच रेडिएशन हैज हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। क्वेश्चन कर रहा है कौन सा ऐसा रेडिएशन है जिसके पास हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होता है। हिंदी में वह क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है सबसे अधिक भेदन। भेदन मतलब है किसी चीज को छेद कर पार करके निकल जाना, मतलब किसी भी चीज को पार करके निकल जाना, उसे क्या कहेंगे? भेदन। तो क्वेश्चन कर रहा है सबसे अधिक भेदन क्षमता किस विकर्ण में होती है। तो कौन सा ऐसा रेडिएशन है? रेडिएशन जो आपका कोई भी, मान लीजिए ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो धर्मी एलिमेंट है, इसके अंदर से आपका अल्फा निकलेगा, साथ ही बीटा निकलेगा और गामा। कुल मिलाकर इसमें से 3 रेज हमेशा निकलते रहते हैं जो कि दिखते नहीं है, अल्फा, बीटा और गामा। तो इसमें सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग मतलब कौन सा ऐसा रे है जो किसी भी चीज को पार कर देगा, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर किसके पास है? क्या वो अल्फा के पास है, बीटा के पास है, गामा के पास है या एक्सरे के पास है? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, जो आपका रेडिएशन है गामा रेडिएशन, इसके पास हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होता है। सबसे ज्यादा गामा के पास होता है, उसके बाद आपका बीटा के पास होता है, फिर सबसे कम अल्फा के पास होता है। जैसे आप एग्जांपल में यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, तीनों के बारे में दिया है कि अल्फा, बीटा, गामा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये अल्फा है, अल्फा किरण है, अल्फा रे है, जो कि सिर्फ आपका जो पेपर है, पेपर मतलब यहाँ पे आप देखते हैं कागज, कागज का टुकड़े को ही पार कर सकती है, या तो रुक भी सकता है, लेकिन यहाँ तक जनरली ये कागज के पेपर को पार कर सकता है। वही बात है बीटा। बीटा ये ऐसी है जो कागज को पार करके आपका कुछ दूर एल्यूमिनियम को भी पेनिट्रेट कर सकती है, मतलब इसको जो भेद सकती है। अल्फा आपका भी सिर्फ पेज को भेज सकता है, जो आपका कागज इसको पार कर सकता है। बीटा को कागज और एल्यूमिनियम का जो फॉइल है, एल्यूमिनियम की जो थिकनेस, मतलब कोई भी मान ली सीट ले लें, उसको भी पास थोड़ा बहुत कर सकती है। वहीं पे गामा की बात करें, गामा देखिए सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसके पास है? गामा। अगर बात करें रेडियो एक्टिविटी में, सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर आपका गामा में देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका देख सकते हैं पेपर, पेपर को भी भेज सकता है, मतलब उसको पार कर सकता है।
एल्युमिनियम को भी पार कर सकता है, साथ ही साथ आपका जो लेड है कुछ दूर लेड तक भी जा सकता है। कुल मिला जुला के अगर आपको गामा रेस को रोकना है तो आपको कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसमें बताया गया था गामा रेस को रोकना तो आपको लगभग 5 सेंटीमीटर थिकनेस, 5 सेंटीमीटर मतलब 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले मोटाई वाले एल्युमिनियम फ्रेम को आपको रखना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं 5 सेंटीमीटर कितना मोटा एल्युमिनियम फ्रेम होगा, फ्रेम नहीं पूरा मान लीजिए एल्युमिनियम की चादर। और साथ ही साथ उसके तब भी वो चीज रुकेगा नहीं, तब तक नहीं रुकेगा, उसके पीछे जब तक लेड मतलब आपका जो पीबी है लेड न रखा जाए। लेड क्या करता है, उस चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है। बात करें जो कि अल्फा बीटा गामा है, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, मान लीजिए अगर मैं यूरेनियम की बात करूं, यूरेनियम अगर अपना डीके कर रहा है, डीके मतलब इसमें से अल्फा बीटा गामा निकलते निकलते एक समय आएगा ये यूरेनियम किसी और चीज में चेंज हो जाएगा। तो इसका जो चेंज होने का लास्ट स्टेज है, जो आखिरी स्टेज है, ये आपका लेड देखने को मिलेगा। सबसे लास्ट स्टेज में क्या है, लेड। मतलब मान लीजिए यूरेनियम है, इसने अल्फा निकाला, बीटा निकाला, गामा निकाला, इसने कुछ बन गया, मान लीजिए पोलोनियम बन गया और कुछ एलिमेंट बन गया, फिर इसने अल्फा बीटा गामा निकाला, फिर कोई एलिमेंट बन गया, तो सबसे जो लास्ट वाला बनेगा ये लेड बनेगा। लेड के बाद ये चीज जो आपकी रेडियो एक्टिव चीज है वो लेड पे आके रुक जाएगी। तो कुल मिला जुला के आपको अगर गामा रेस को रोकना है तो यहाँ पे आपको एल्युमिनियम का 5 सेंटीमीटर थिकनेस का शीट चाहिए होगा, और साथ ही साथ उसके लास्ट में 1 सेंटीमीटर मोटा, 1 सेंटीमीटर थिक का लेड का आपको शीट चाहिए होगा, तब जाके आपका गामा रुकेगा। वही बात है, इससे भी खतरनाक है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन देखिए आपका जो आपका रेडिएशन होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, उसमें तो निकलता नहीं है, लेकिन ये कोई और चीज में निकलता है, बहुत सारी चीजें से निकलता है, जिसमें आप देख सकते हैं ये पेपर को भी भेज सकता है, एल्युमिनियम को भी, लेड को भी, कंक्रीट को भी भेज सकता है। कुल मिलाकर सबसे खतरनाक न्यूट्रॉनो होने वाला। लेकिन क्वेश्चन बोल दे रेडियो एक्टिव एलिमेंट में, जो कि रेडियो धर्मिता चीज है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट में सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग क्या रहने वाला, तो ये आपका गामा देखने को मिलेगा, ये आपका गामा देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अल्फा पार्टिकल आर, जो आपकी अल्फा किरणें होती हैं, जो आपके अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अल्फा कण क्या होते हैं, क्या वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम न्यूक्लाई होते हैं, या प्रोटॉन होते हैं, या न्यूट्रॉन होते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, जो आपका अल्फा पार्टिकल होते हैं, अल्फा किरण होते हैं, ये हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं। मतलब कुल मिला के ये हीलियम के अणु होते हैं, हीलियम के अणु होते हैं, हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देखने को मिल जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका बीटा रेस, जो कि हमने पढ़ा है, जो कोई भी चीज अगर रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिव है, रेडियो धर्मिता है, तो उसके अंदर अल्फा निकलेगा, बीटा निकलेगा, गामा। तो अल्फा जो है आपका न्यूक्लियस, जो आपका अल्फा है वो हीलियम का न्यूक्लियस रहने वाला है। तो यहाँ पूछा जा रहा है बीटा रेज आर स्ट्रीम ऑफ, जो बीटा किरण है ये किसकी धारा होती है, ये क्या प्रोटॉन की धारा होती है, न्यूट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की, या अल्फा पार्टिकल। तो हमें पता अल्फा पार्टिकल में आपका हीलियम होता है, हीलियम न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है बीटा रेस, तो बीटा रेस आपका इलेक्ट्रॉन रहने वाला, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहने वाला। जब कहीं भी बीटा निकल रहा है किसी भी चीज का एलिमेंट से, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बीटा निकल रहा है, तो वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, गामा रेज आर, जो आपकी गामा किरणें होती हैं, गामा किरणें सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग, सबसे ज्यादा भेदनशील होती है, मतलब किसी भी चीज को भेदने में सबसे ज्यादा पावर इसी के पास होता है। तो गामा रेज होती क्या है, चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज पार्टिकल, मतलब आपका जो चार्ज पार्टिकल होता है, आवेश उसका पार्टिकल है, उसका कण है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब जो आपका विद्युत चुंबकीय कण है, न्यूट्रॉन है, या हीलियम न्यूक्लाई है। तो ये जो आपका गामा रेज होता है ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच रेडिएशन हैज लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। क्वेश्चन कर रहा है कौन सा रेडिएशन में कौन सा चीज है, मान लीजिए हमारा कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यूरेनियम है, यूरेनियम 235, इसमें से 3 चीजें निकलेंगी, एक अल्फा निकलेंगी, एक बीटा निकलेंगी, एक गामा। तो क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा ऐसा एलिमेंट है इसका पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन पढ़ा, जो आपका गामा होता है ये हाई पेनिट्रेटिंग होता है, मतलब सबसे ज्यादा भेदनशील यही होता है। किसी भी चीज को पार करना है, सबसे लॉन्ग डिस्टेंस पेनिट्रेट कौन करेगा, गामा करेगा। साथ ही साथ ये सबसे दूर जाता है, मतलब इसका जो रेंज है सबसे मैक्सिमम होता है, सबसे दूर तक ट्रेवल करने वाला कौन सा रेज होने वाला, गामा रेज होने वाला। बात है अल्फा, जो अल्फा किरण होता है, अल्फा रेज होता है, ये आपका लीस्ट पेनिट्रेटिंग होता है। लीस्ट मतलब सबसे ज्यादा, सबसे कम दूरी यही ट्रेवल करेगा, मतलब ये सबसे कम पेनिट्रेट करेगा। तो इसमें पूछा गया अल्फा होगा, बीटा होगा, गामा होगा, या एक्सरे होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, जो आपका अल्फा पार्टिकल होता है, अल्फा किरण होता है, इसका सबसे कम भेदन क्षमता होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होने वाला। वही गामा का मैक्सिमम, सबसे ज्यादा भेदन करने का मतलब किसी चीज को पार करने की स्पेसिलिटी सबसे ज्यादा गामा के अंदर होती है।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच रेडिएशन हैज मैक्सिमम आयनाइजिंग पावर। क्वेश्चन करा है जो आपका कौन सा रेडिएशन है, अल्फा बीटा गामा, ये सब रेडिएशन होते हैं आपके, क्या है विकरण होते हैं। इसके अंदर कौन सा ऐसा पार्टिकल, सॉरी कौन सा ऐसा रेडिएशन है जिसके पास मैक्सिमम सबसे ज्यादा आयनाइजिंग पावर होगी। आयनाइजिंग पावर मतलब किसी भी चीज को प्लस माइनस मतलब चार्ज में कन्वर्ट करते हैं। आयनाइज मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे आपने प्लाज्मा सुना होगा। प्लाज्मा होता क्या है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत तेज मूव करते हैं, मतलब ये प्लस चार्ज या माइनस चार्ज में कन्वर्ट होते हैं। मतलब कुल मिला के जब भी पार्टिकल हाई मूवमेंट करें, उसके ना काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दे, उसके अंदर जो मूवमेंट करने की क्षमता है, एटम की भागने की क्षमता, उसको बढ़ा दे, उसे क्या कहेंगे, आयनाइजिंग पावर। तो बोल रहा अल्फा, आपका अल्फा बीटा और गामा, इन सब में सबसे ज्यादा आयनाइजिंग पावर किसके पास है, अल्फा के पास, बीटा के पास, गामा के पास या एक्सरे के पास रहने। तो देखिए जो आपका अल्फा है, जो आपका अल्फा है, इसके पास सबसे ज्यादा आयनाइजिंग पावर रहने वाली, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर अल्फा हो जाएगा। वही बात करें गामा, गामा सबसे कम, जो आपका गामा है सबसे कम आयनाइजिंग पावर किसके पास होगी, गामा। तो अगर हम एक चार्ट बना ले, चार्ट नहीं एक डायग्राम बना ले, जैसे बात कर ले, पहले गामा लिख लें, फिर बीटा, फिर अल्फा। सबसे ज्यादा जो आयनाइजिंग पावर मतलब आयनाइज करने की बात आएगी, उसको आयनीकरण करने की बात आएगी, तो ये आपका अल्फा रहने वाला है। उसके बाद बीटा, फिर उसके बाद सबसे कम गामा। तो ये गामा जो आपका सबसे लेस रहने वाला है, लेस या लीस्ट, और सबसे मैक्सिमम आपका अल्फा रहने वाला, सबसे ज्यादा अल्फा होगा, सबसे कम आपका गामा रहने वाला। तो ये किसके फॉर्म में, आयनाइजिंग पावर। किसी भी चीज को आयनीकरण करने के लिए जो पावर लगे, आयनीकरण, उसे क्या कहेंगे, आयनाइजिंग पावर कहेंगे, करण। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिपेंड ऑन। क्वेश्चन करा जो हाफ लाइफ मतलब जो अर्ध आयु है किसी भी रेडियो एक्टिव, रेडियो धर्मी चीज का, सब्सटेंस का, वो किस पर निर्भर करती है। तो क्वेश्चन करा रेडियो धर्मी पदार्थ का आयु, अर्ध आयु किस पर निर्भर करती है। क्या वो प्रेशर पे करता है, टेम्परेचर पे करता है, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे करता है, या ह्यूमिडिटी पे करता है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, जो आपका हाफ लाइफ होता है रेडियो एक्टिव का, वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर पे भी नहीं करता, साथ ही साथ ह्यूमिडिटी पे भी नहीं करता। कुल मिला जुला के जो आपका हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, अर्धायु रेडियो धर्मी पदार्थ का, वो नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। मतलब वो सब्सटेंस कैसा है, मतलब कुल मिला जुला के हर सब्सटेंस के लिए हाफ लाइफ अलग होगा। वो प्रेशर पे ना डिपेंड करेगा, ना टेम्परेचर, ना ह्यूमिडिटी। प्रेशर मतलब दाब, टेम्परेचर मतलब आपका जो टेम्परेचर बोल सकते हैं, जो आपका तापमान है, और ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता। तो इन तीनों चीजों पे डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा वो सब्सटेंस के क्वालिटी पे, वो कौन सी चीज का सब्सटेंस है। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है जिसमें सारी चीज चार्ट दिया गया है, जिसमें हाफ लाइफ के बारे में बताएगा। तो आइए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं साथ ही साथ। देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे पेरेंट मतलब है जो हम एलिमेंट ले रहे हैं, जो हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले रहे हैं, उसके बाद जैसे कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिसका यूज हम लोग कार्बन डेटिंग में करते हैं। कार्बन डेटिंग होता क्या है, किसी भी चीज का एज निकालना है, किसी भी चीज की आयु निकालनी है कि वो कितना साल पुराना है, उसके लिए क्या यूज करते हैं, कार्बन डेटिंग या उसमें कार्बन 14 का यूज करते हैं। ये देखिए जब कार्बन 14 है, इसका जब डीके होगा, मतलब इसका जब घटेगा, मतलब इसके अंदर सल्फा बीटा गामा जब निकल जाएंगे, तो ये बन जाएगा नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं पे इसका जब हाफ लाइफ पीरियड की बात करें, हाफ लाइफ टाइम होता क्या है, कोई भी चीज एग्जांपल के थ्रू अगर समझे, मान लीजिए मैंने 1 किलो यूरेनियम लिया, 1 केजी यूरेनियम, सॉरी आप मान लेते 1 केजी कार्बन लिया, वो भी कार्बन कौन सा 14। इसको आधा किलो, मतलब इसका जो मास है, इसके आधा होने के लिए मान लीजिए ये कुछ टाइम बाद 1 किलो से आधा किलो में कन्वर्ट हो गया। तो ये जब कन्वर्ट होगा, इसमें इसको कितना टाइम लगेगा, इसको कहते हैं हाफ लाइफ टाइम। तो आप देख सकते हैं कार्बन 14 के लिए अगर 1 किलो कार्बन 14 है, तो ये आधा किलो कब बनेगा, हाफ केजी कब बनेगा, 5730 साल बाद। कुल मिलाकर 5500 साल बाद ये 1 किलो आधा किलो में कन्वर्ट होगा। वैसे एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम 26 जब कन्वर्ट होगा, खत्म होगा, अल्फा बीटा गामा इसमें से निकलेगा, तो ये मैग्नीशियम 26 में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका हाफ लाइफ टाइम मतलब इसका आधे होने का टाइम 7000 7,40,000 साल रहने वाला। वैसे आप यहाँ देख सकते आयोडीन जेनॉन में कन्वर्ट होगा, जिसके लिए 17 मिलियन साल लगेगा, 17 मिलियन साल। वहीं पे यूरेनियम आप देख सकते हैं लेड में कन्वर्ट हो जाता है। आपका जो लेड होता है, लेड ही आखिरी स्टेज होता है, कोई भी चीज का जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट खत्म होता है तो उसका आखिरी स्टेज लेड देखने को मिलता है। तो लेड में कन्वर्ट कब होगा, 704 मिलियन ईयर बाद। यहाँ पे सब चीज ईयर में दिया है, साल में, ये भी क्या है ईयर। तो वैसे पोटेशियम 40 के बारे में एक चीज समझ लीजिए, जो आपका पोटेशियम 40 है, ये जो इंसान होते हैं, इंसान के अंदर रेडियो एक्टिविटी पैदा करता है,
इंसान के अंदर रेडियो एक्टिव कौन पैदा करता है, तो आपको पोटेशियम 40 मेन रीजन है, सबसे मुख्य कारण क्या है, पोटेशियम 40। तो ये देखिए कार्बन, ये कन्वर्ट होगा आपका आर्गन 40 में, जिसके लिए इसको कन्वर्ट होने के लिए, आधा होने के लिए, कन्वर्ट होने के लिए टाइम कितना लगेगा, 1.3 बिलियन ईयर। वैसे आप ये सब एक बार देख सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है रेडियो एक्टिविटी इज अ, क्वेश्चन करा जो आपकी रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो धर्मिता है, ये क्या है, क्या ये केमिकल फेनोमेना है, केमिकल फेनोमेना, क्या न्यूक्लियर फेनोमेना है, फिजिकल चेंज है, या मैकेनिकल प्रोसेस है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, जो आपकी रेडियो एक्टिव धर्मिता है, एक न्यूक्लियर फेनोमेना है, नाभिकीय प्रोसेस है, मतलब इसके अंदर नाभिकीय चेंजेस आएंगे। तो रेडियो एक्टिविटी आपका एक न्यूक्लियर फेनोमेना रहने वाला है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच साइंटिस्ट प्रपोज द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। क्वेश्चन कर रहा है परमाणु का नाभिकीय मॉडल किस वैज्ञानिक ने दिया। क्वेश्चन में पूछा गया है जो आपका न्यूक्लियर मॉडल है, जो आपका न्यूक्लियर मॉडल, ये किसने दिया था, ये सबसे पहले किसने बताया था न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। क्या वो बोर साहब बताए थे, रदरफोर्ड बताए थे, थॉमस बताए थे, या डाल्टन बताए थे। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है रदरफोर्ड रहने वाला, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। इन्हें ही फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं, रदरफोर्ड को फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। जो आपका फिजिक्स, जो आपका नाभिकीय मॉडल है, नाभिकीय मॉडल के पिता या जनक किसको कहते हैं, रदरफोर्ड को कहते हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, अल्फा पार्टिकल कैरी अ चार्ज ऑफ। जो आपकी अल्फा किरण होती है, अल्फा कण होती हैं, जो आपके अल्फा पार्टिकल होते हैं, अल्फा पार्टिकल, इनके ऊपर आवेश कितना होता है, क्या वो +1 होता है, +2 होता है, -1 होता है, या 0 होता है। तो देखिए जो भी अल्फा पार्टिकल होते हैं इसके ऊपर +2 चार्ज होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, +2 आपका जो है अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है। बात करें हीलियम होता है, हीलियम जो है ++2 में होता है, मतलब कुल मिला के हीलियम अभी ये गैस में कन्वर्ट नहीं हुआ, ये आयन है, क्या है, आयन है। इसको अगर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन दे दें, 2 इलेक्ट्रॉन दे दें तो ये प्योर हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला था 2H4। तो कुल मिला जाएगा जो हीलियम है इसके पास अभी डिफिशियंसी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए +2 चार्ज रखा गया है। वहीं पे इलेक्ट्रॉन इसको कितने चाहिए होंगे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग इसको दे दें तो ये हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बीटा पार्टिकल कैरी, जो आपके बीटा कण होते हैं, जो आपके बीटा पार्टिकल्स होते हैं, इनके ऊपर कितना आवेश होता है, बीटा पार्टिकल पे कितना आवेश होता है, क्या वो +2 होता है, +1 होता है, -1 होता है, 0 होता है। बात के अल्फा पे +2 होता है, वहीं पे जो आपका बीटा होता है, बीटा पे -1 देखने को मिल जाए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सी देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन सी -1 रहने वाला। आप समझ लेते बीटा क्या होता है, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है अगर उसमें से बीटा निकला, इसका क्या मतलब है, उसके एटॉमिक नंबर, मतलब कुल मिला के उसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है ऐड हो जाएगा। अभी इसको आके हम लोग और क्लियरली डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए, जो आपका बीटा पार्टिकल है उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, तो -1 चार्ज होता है। अगले क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर 14 है, गामा रेज है, जो कि गामा किरणें होती हैं, गामा किरण होती हैं, इनके ऊपर कितना आवेश होता है। हमें पता है अल्फा पे +2 होता है, बीटा पे माइनस होता है। अब पूछ रहा है गामा पे कितना चार्ज होता है, क्या ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, नो चार्ज होता है, डबल पॉजिटिव। तो देखिए जो आपका गामा होता है, जो आपका गामा होता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये चार्ज फ्री होता है, इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता है। तो जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर क्या होता है, नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होगी। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है, इस एग्जाम्पल से आप सारी चीजों से समझ सकते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है जिसमें ये लेड का ब्लॉक दिया गया, लेड मतलब शीशा आप समझ सकते हैं, लेड का ब्लॉक है, जिसमें आपको एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट देख सकता है, मान लीजिए यूरेनियम, पोलोनियम, कुछ ऐसा रख दिया गया, जिसमें से रेडिएशन निकल रहा है। यहाँ पे किया गया लेड इसलिए रखा गया है कि जो भी रेडिएशन निकले ये अगल बगल न जाए, अगल बगल जाए तो ये लेड क्या करे, इसको एब्जॉर्ब कर ले, इसे अवशोषित कर ले। तो इसको सामने की तरफ ओपन कर दिया गया जहां से ये चीज यहाँ से निकल रहा है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे अल्फा निकल रहा है, बीटा निकल रहा है, और क्या निकल रहा है, गामा। तो हमने जैसे पढ़ा था, जो भी रेडिएशन होता है उसके अंदर कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है उसके अंदर से अल्फा निकलता है, बीटा निकलता है और गामा निकलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे माइनस चार्ज लगा दिया गया, एक साइड से हम लोगों ने माइनस चार्ज लगा दिया, दूसरे साइड प्लस चार्ज। तब एक्सपेरिमेंट में देखा गया जो आपका माइनस चार्ज है उसके तरफ आपका अल्फा जो है, जो आपका अल्फा रेडिएशन है, अल्फा किरण है, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, माइनस के तरफ। वहीं पे बीटा वाले प्लस की तरफ होता है। तो ये फाउंड किया गया, कोई भी चीज आपने फिजिक्स या साइंस में पढ़ा होगा, कोई भी चीज अगर मान लीजिए पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट किससे होगा, नेगेटिव से। जैसे होता है ना, मान ले नॉर्थ पोल को अट्रैक्शन देना है तो उसके लिए क्या लाएंगे, साउथ पोल लाएंगे। वहीं पे अगर नॉर्थ रखेंगे तो उसके अंदर रिपल्सन होगा,
वो दूर भागने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जब अपोजिट चार्ज होता है तभी वो दोनों अट्रैक्ट करते हैं। सेम इसमें भी होता है, अगर यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, किसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो ये पॉजिटिव को करेगा। तब यहाँ से क्लियर कर दिया गया जो आपका अल्फा है, जो आपका अल्फा है, ये कौन सा क्या होता है, कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव इन नेचर होता है। मतलब इसके अंदर जो चार्ज होता है ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वहीं बात करें जो अल्फा होता है ये आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब धन आवेशित होता है। वहीं बात करें बीटा के बारे में, बीटा में ये देखा गया जो इसके चार्ज है, इसका जो रेडिएशन है ये प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। प्लस की तरफ जब अट्रैक्ट होगा तो इसका मतलब है कोई भी चीज अट्रैक्ट तब होगा जो दोनों अपोजिट है, प्लस हो ये माइनस हो। तो यहाँ से ये फाइंड किया गया जो बीटा आपका नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ से ये बताया गया बीटा आपका नेगेटिव चार्ज होता है। पर बात करें गामा की, गामा जो था उसमें मेजर किया गया, देखा गया कि जो गामा है न अल्फा की तरफ जा रहा है, सॉरी न माइनस की तरफ जा रहा है, न ही प्लस की तरफ, ये अपना सीधे निकलते हुए चला जा रहा है। तो इससे ये कंक्लूड किया गया कि गामा जो है, गामा पे कोई भी चार्ज नहीं है, न इस पे प्लस है न इस पे माइनस है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो गामा कह सकते बिना आवेश का है, इसके ऊपर कोई भी आवेश चार्ज नहीं है। तो यहाँ से हम तीन चीज कंक्लूड कर सकते हैं, तीन चीज बता सकते हैं। जो आपका अल्फा होता है, जो आपका अल्फा होता है ये पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसको अगर क्वेश्चन बोल दे अल्फा का नेचर क्या है, अल्फा कैसा है, धन आवेशित है या नकारात्मक आवेशित, तो यहाँ पे अल्फा जो आपका धन आवेशित देखने को मिल जाएगा। वहीं बीटा आपका नेगेटिव चार्ज देखने को मिल जाएगा, नेगेटिव चार्ज कौन सा, बीटा। वहीं पे गामा की बात है, जो आपका गामा है इसके ऊपर नो चार्ज, कोई भी चार्ज, कोई भी आवेश नहीं है। तो यहाँ से आपको तीन चीज क्लियर हो जाएगा, अल्फा पॉजिटिव होता है, बीटा नेगेटिव होता है, और गामा जो है आपका नो चार्ज होता है। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो अगले क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर 15 है, विच रेडिएशन इज डिफ्लेक्टेड द मोस्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन कर रहा है कौन सा ऐसा रेडिएशन है, कौन सा ऐसा रेडिएशन है अल्फा बीटा गामा में से कौन सा ऐसा रेडिएशन है जो डिफ्लेक्ट हो जाता है, जो अपना रास्ता बदल देता है मोस्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हिंदी में अगर बात करें, विद्युत क्षेत्र में अधिक विक्षेपित कौन सा विकिरण होता है। क्वेश्चन कर रहा है, मान लीजिए मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कोई भी चीज प्लस माइनस, सॉरी प्लस चार्ज का हो या माइनस चार्ज का। मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या लगा दूं, प्लस चार्ज लगा दूं, तो कौन सा ऐसा चार्ज है जिसके ऊपर ज्यादा आकर्षित होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है या तो प्लस हो या तो माइनस हो। प्लस माइनस होता है तो इसके अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, विद्युत क्षेत्र बनता है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या अल्फा बीटा गामा इन तीनों को रखा जाए, इसमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र में कौन सा मुड़ेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे अल्फा रख दिया, इसको फिर से कर लेते हैं, ये मान लीजिए चार्ज है, यहाँ पे मैंने अल्फा रख दिया, यहाँ पे बीटा, यहाँ पे गामा, और उसको सीधे मैंने भेज दिया। मान लीजिए ये तीनों एक लाइन में है, ऐसा नहीं कि दूर दूर रहेगा तो थोड़ा कम डिफ्लेक्ट होगा। तो ये चीजें एक लाइन में है, अल्फा भी है, बीटा भी है, गामा भी यहाँ है। तो अल्फा को जब मैं भेजूंगा तो यहाँ पे ये पाया गया अल्फा कम डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब अल्फा इसकी तरफ कम आकर्षित हो रहा है। वहीं पे बीटा जो है बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब बीटा जो है सबसे ज्यादा आकर्षित कौन हो रहा है, बीटा। और गामा तो डिफ्लेक्ट होगा ही नहीं। इसका रीजन अभी मैं बता रहा हूँ। जो अल्फा होता है, अल्फा जो होता है ये पाया गया अल्फा का जो मास होता है, जो भार होता है, ये ज्यादा होने की वजह से, साथ ही साथ अल्फा पे चार्ज कौन सा होता है, हमने पढ़ा था अल्फा पे जो है आपका नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज होता है, साथ ही साथ इसका जो मास है, इसका द्रव्यमान है, ये ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका विद्युत क्षेत्र है उसमें कम घूमता है, विक्षेपित कम होता है। वहीं बात करें बीटा, बीटा में कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। नेगेटिव होने के बावजूद ये अल्फा से इसका मास कम होता है, इसका जो मास होता है उसका द्रव्यमान अल्फा से कम होता है। कुल मिला के अल्फा से बीटा का जो द्रव्यमान है कम होता है, तो जितना कम द्रव्यमान होगा वो उतनी तेज मूव करेगा, मतलब उतनी तेज वो चेंज डायरेक्शन करेगा। तो यहाँ ये जो इसीलिए जो बीटा है सबसे ज्यादा चेंज करता है। फिर क्वेश्चन उठेगा, सर अल्फा तो इससे, सॉरी गामा तो इससे भी कमजोर है, अल्फा में सबसे ज्यादा भाग, बीटा में उससे कम भाग, लेकिन पढ़िए गामा में, जो गामा में सबसे कम होता है, इसका मास एकदम नेग्लिजिबल होता है, सबसे कम मास होता है, जिसकी वजह से ये बहुत दूर तक ट्रेवल करता है, बहुत दूर तक ट्रेवल करता है। तो गामा को सबसे मतलब ज्यादा डिफ्लेक्ट होना चाहिए, पर यहाँ पे हमको पता है जो गामा है इसके पास नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं है, गामा के पास कोई भी आवेश नहीं है, नो चार्ज। जो आपका गामा इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी आवेश नहीं है, जिसकी वजह से आवेश किसी भी चीज के अंदर अगर आवेश नहीं है, चार्ज नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र में बदलेगा नहीं। तो यहाँ से हमें तीन चीज पता चल गया। अगर हम बात करें अल्फा बीटा गामा, ये तीन चीज है। जो अल्फा होता है, जो आपका अल्फा होता है, अगर चार्ज की बात करें, चार्ज और मास की, CHRGE, और मास की, चार्ज मतलब होता है आवेश, और मास मतलब होता है भार या द्रव्यमान, ठीक है। जो अल्फा होता है इसके ऊपर जो चार्ज होता है ये कैसा होता है, ये आपका जो है पॉजिटिव होता है। अल्फा के पास कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है। बीटा के पास नेगेटिव चार्ज होता है, गामा के पास नो चार्ज होता है, नो चार्ज। हम बात करें सबसे ज्यादा जो मास होता है, मास से पहले एक और चीज समझ लें, सबसे दूर तक ट्रेवल कौन जाता है, मतलब सबसे दूर तक ट्रेवल कौन करता है। तो सबसे ज्यादा अगर दूर की बात हो
तो आपका गामा सबसे दूर जाएगा, मैक्सिमम कौन जाएगा, गामा। उससे कम आपका बीटा जाएगा, मतलब दूर की बात होगी तो गामा सबसे दूर जाएगा, बीटा उससे कम, अल्फा उस सबसे कम। तो कुल मिला के जो चीज सबसे दूर जा रही तो जेन्युइन सी बात है वो हल्की होगी, तो हल्का होने की वजह से इसका मास सबसे कम होगा। कोई भी चीज जिसका भार ज्यादा, द्रव्यमान ज्यादा है, तो वो दूर तक जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे आप जो गामा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका भार सबसे कम है, सॉरी इसका जो भार है सबसे कम है, इसीलिए सबसे दूर तक जाता है। वही बात करें अल्फा की, अल्फा का मास सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए ये सबसे कम दूरी पे जाता है। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो यहाँ पे जो आपका मास है, सबसे ज्यादा भार आपका जो है अल्फा का है, फिर बीटा का है, फिर गामा का है। वहीं सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कौन करेगा, सबसे ज्यादा दूरी कौन जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, सबसे कम अल्फा जाएगा, उसके बाद बीटा जाएगा, सबसे ज्यादा गामा आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र, उसमें सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट कौन होगा, अल्फा बीटा गामा। तो इसका आंसर बीटा रहने वाला, ऑप्शन बी दिया गया। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, रेडियो डीके इज, रेडियो धर्मी क्षय कैसा होता है, क्या वो आर्टिफिशियल होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, कंट्रोल होता है, या रिवर्सिबल होता है। तो देखिए जो भी आपका जो आपका रेडियो एक्टिव डीके है, रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो धर्मी क्षय है, ये आपका स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस मतलब एकदम तुरंत, एट इंस्टेंट, मतलब उसी क्षण पे, एट इंस्टेंट मतलब कोई भी चीज तुरंत हुए, एकदम झटके में, उसे क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस कहेंगे। आर्टिफिशियल नहीं होता है, कंट्रोल भी नहीं होता, रिवर्सिबल नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटेक्ट रेडियो एक्टिव रेडिएशन। क्वेश्चन करा है कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कौन सा उपकरण रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव मतलब रेडियो धर्मी विकिरण या रेडिएशन को मापने के लिए यूज किया जाता है। तो हिंदी में अगर इसका क्वेश्चन को पढ़ा जाए, रेडियो धर्मी विकिरण का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जब भी रेडियो एक्टिविटी को हमको पता करना होता है, रेडियो धर्मी चीज को पता करना, विकिरण को पता करना होता है, क्या उसके लिए हम बैरोमीटर यूज करेंगे, जॉर्ज म्यूलर काउंटर यूज करेंगे, एम मीटर यूज करेंगे, या वोल्ट मीटर यूज करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, रेडियो एक्टिविटी को मापने के लिए आप लोग काउंटर, जीएम काउंटर से शॉर्ट फॉर्म में करते हैं, गेगर म्यूलर काउंटर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया, इससे रेडियो एक्टिविटी को नापा जाता है। बात करें बैरोमीटर क्या होता है, बैरोमीटर देखिए कैसा इंस्ट्रूमेंट है, कैसा उपकरण है, जो एटमॉस्फियरिक प्रेशर जो आपका वायुमंडलीय दबाव है उसको मापने के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है। वही बात करें एम मीटर किसके लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट, जो भी इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत है, उसको मापने के लिए किस चीज का यूज करेंगे, एम मीटर का यूज करेंगे। बात करें वोल्ट मीटर क्या होता है, कोई भी चीज का वोल्टेज नापना, किसी भी चीज का वोल्टेज, टू मेजर वोल्टेज, किसी भी चीज का वोल्टेज नापना होगा तो उसके लिए हम लोग यूज क्या करेंगे, वोल्ट मीटर का यूज करेंगे। आई होप आपको सारे ऑप्शन क्लियर होंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ। क्वेश्चन करा जो नाभिक है, नाभिक में क्या होता है, जो आपका नाभिक होता है, जो आपका जैसे मान लीजिए एटम है, ये मान लीजिए एटम है, तो इसके अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है और बाहर बाहर इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ये मान लीजिए हमारा न्यूक्लियस है, ये मान लीजिए हमारा न्यूक्लियस है अपना, हमारा नाभिक, और उसके बगल बगल इसके साइड साइड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो बोल रहा है ये जो नाभिक, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या क्या होता है। तो इसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, या न्यूट्रॉन होता है। तो देखिए जो भी न्यूक्लियस है, जो भी नाभिक है, उसके सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, सेंटर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है और बाहर जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देखने को मिल जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 है, विच रेडिएशन इज नॉट अफेक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन करा है कौन सा रेडिएशन चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट नहीं होता है। कौन सा ऐसा रेडिएशन था अल्फा बीटा गामा में से जो मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट नहीं होता, चुंबकीय कण से इफेक्ट नहीं होता। हमने पढ़ा है जो अल्फा होता है, अल्फा में चार्ज होने की वजह से, इसके अंदर आवेश होने की वजह से ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब इससे प्रभावित हो जाएगा। इसके अंदर आवेश होने की वजह से ये जो है चुंबकीय और इलेक्ट्रिक फील्ड, जो विद्युत तरंगे, उससे इफेक्ट मतलब डिफ्लेक्ट हो जाएगा। वही बात है बीटा के अंदर भी चार्ज होता है, इसकी वजह से ये भी डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये भी प्रभावित होगा। लेकिन यहाँ पे जो आपका गामा है, गामा के अंदर कोई भी चार्ज, कोई भी आवेश नहीं होता, इसके अंदर चार्ज नहीं होता, इसके वजह से इसके अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ये नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड से मूव होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कुछ बिगाड़ पाएगा या अफेक्ट कर पाएगा, न ही इसका मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी गामा देखने को मिल जाएगा। गामा एक ऐसा रेडिएशन है अल्फा बीटा गामा में जो कि ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ना ही मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट होगा। वहीं अल्फा बीटा आपका इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से हो जाएगा, वहीं पे प्रोटॉन भी पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से इसके ये भी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट या अफेक्ट हो सकता है। तो आई होप आपको सारे ऑप्शन क्लियर हो गए। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, क्यूरी इज यूनिट ऑफ। क्वेश्चन करा जो आपका क्यूरी है, क्यूरी किसका यूनिट है, क्यूरी किसका यूनिट है। देखिए ये शब्द जो क्यूरी है ये उठाया गया है
किसी के नाम से, वो किसका नाम है, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी कौन थी, ये जो थी, ये आपके जो रेडियो एक्टिविटी के फादर है, मतलब जो हमारे बैकुलर साहब हैं, उनके असिस्टेंट थे। असिस्टेंट मतलब कर सकते हैं, मतलब जो भी लेबोरेटरी में कोई भी रिसर्च हो रहा है तो उनके साथ जो रहते हैं ये थी। तो इनके नाम पे क्यूरी किसका यूनिट है, तो ये पूछा गया, क्या ये रेडिएशन इंटेंसिटी का है, रेडियो एक्टिविटी का है, एनर्जी का है, या वोल्टेज का। तो इसका जो राइट आंसर होगा रेडियो एक्टिविटी होगा। जो क्यूरी है आपका ऑप्शन भी रेडियो एक्टिविटी का यूनिट रहने वाला है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। विच रेडियो एक्टिव गैस इज यूज इन कैंसर ट्रीटमेंट। क्वेश्चन कर रहा है कौन सी ऐसी गैस है, कौन सी ऐसी रेडियो एक्टिव गैस है, रेडियो धर्मी गैस है, जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट, जो आपका कैंसर होता है उसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। क्वेश्चन है वो पढ़े, कैंसर उपचार में प्रयुक्त रेडियो धर्मी गैस कौन सी है। बोला जो कैंसर उपचार है उसको ठीक करने के लिए कौन सी रेडियो धर्मी गैस का यूज करते हैं। क्या वो रेडॉन होता है, हीलियम होता है, नियॉन होता है, या आर्गन होता है। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पे आप पाएंगे ये जो तीनों ऑप्शन है ये सब रेडियो एक्टिव नहीं होते। यहाँ पे रेडियो एक्टिव बताना है तो ये सब रेडियो एक्टिव नहीं होते। हमें बात करें रेडॉन, रेडॉन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो धर्मी तत्व है, इसकी वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा रेडॉन रहने वाला, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो जो भी कैंसर होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए रेडॉन गैस का यूज किया जाता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। विच आइसोटोप इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड डिजीज। क्वेश्चन कर रहा है जो आपका थायराइड डिजीज होता है, थायराइड डिजीज होता किसी है, ये थायराइड जो थायराइड ग्लैंड से बना, थायराइड आपकी जो गले में होता है थायराइड ग्लैंड उससे बना है। तो जब भी थायराइड डिजीज हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट में किसका आइसोटोप का यूज करते हैं, किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं, वह हिंदी भी पढ़ लें। थायराइड रोग के उपचार में कौन सा समस्थानिक उपयोग किया जाता है। तो क्या है वो, आयोडीन 131 यूज किया जाता है, कार्बन 14, यूरेनियम 235, या कोबाल्ट 60 यूज किया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा, जब भी थायराइड होगा, थायराइड के केस में आपका आयोडीन यूज किया जाएगा। देखिए थायराइड हमारे गले में यूज मतलब गले में होता है, मतलब इसका जो थायराइड ग्लैंड होता है ये गले में पाया जाता है। तो थायराइड के लिए आयोडीन जरूरी होता है, इससे बचने के लिए, थायराइड डिजीज से बचने के लिए आयोडीन यूज होता है। मान लीजिए किसी को थायराइड डिजीज हो गया तो उसके लिए कौन सा यूज करेंगे आइसोटोप, आयोडीन 131 यूज करेंगे, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23। विच आइसोटोप इज यूज फॉर कार्बन डेटिंग। क्वेश्चन करा जो आपका कार्बन डेटिंग है, कार्बन डेटिंग होता क्या है, किसी भी चीज का आयु पता करनी है, एज पता करना, वो कितना पुराना है, उस चीज को पता करने के लिए हम लोग कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा ऐसा आइसोटोप है, कौन सा ऐसा सबस्थानिक है जो कि कार्बन डेटिंग के लिए यूज किया जाता है। हिंदी में एक बार पढ़ लें, ट्रांसलेट कर लें। कार्बन डेटिंग में किस समस्थानिक का उपयोग होता है। क्या वो कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है, कार्बन 14 होता है, या कार्बन 16 होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, जो भी आपका कार्बन डेटिंग है, किसी भी चीज की आयु पता करनी है तो उसके लिए हम लोग कार्बन 14 का यूज करेंगे, कार्बन 14 का यूज करेंगे, जो कि एक आइसोटोप होता है। आइसोटोप होता है कार्बन का। ये कार्बन का बहुत सारे आइसोटोप है, मतलब एक तो C12 होता है, एक C13 होता है, एक C14। ये 12, 13, 14 होता क्या है, आइसोटोप मतलब होता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम। यहाँ पे क्या होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर है, इसका जो एटॉमिक नंबर के नंबर को डिसाइड करता है, ये सेम हो, और इसके ऊपर वाला जो इसका एटॉमिक मास अणु भार हो, ये क्या हो, अलग होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अणु भार 12 है, इसमें 13, इसमें 14। तो ऐसा सिचुएशन में इनको कहते हैं समस्थानिक, इनको कहते हैं समस्थानिक। तो कार्बन 14 का यूज करते हैं कार्बन डेटिंग के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, विच आइसोटोप इज कॉमनली यूज इन कैंसर रेडियोथेरेपी। क्वेश्चन कर रहा है जो आपके कैंसर रेडियोथेरेपी, मतलब जब किसी को कैंसर हो जा रहा है, किसी को कैंसर हो जा रहा है तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग रेडियोथेरेपी करते हैं। तो उस समय किस आइसोटोप का यूज करते हैं, किस समस्थानिक का यूज करते हैं, कौन सा एलिमेंट है जिसका यूज करके हम लोग कैंसर को रिमूव करते हैं रेडियोथेरेपी के माध्यम से। क्या वो यूरेनियम 238 है, कोबाल्ट 16 है, रेडियम 226 है, या थोरियम 226 है। देखिए जब भी आपका कैंसर रेडियोथेरेपी आएगा तो उसके लिए हम लोग कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। ये देखिए कोबाल्ट का एक आइसोटोप रहने वाला, कोबाल्ट का एक आइसोटोप है। अभी आइसोटोप की बात हुई थी, मतलब इसके जो है एटॉमिक नंबर सारे का सेम होगा, और जो एटॉमिक मास होगा सब में डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से इसको आइसोटोप कहेंगे। तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है, अल्फा डिके डिक्रीज एटॉमिक नंबर बाई। क्वेश्चन करा जो आपका अल्फा डिके है, अल्फा 6 डिक्रीज एटॉमिक नंबर, जो जब भी अल्फा निकलेगा कि कोई भी, मान लीजिए ये हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यूरेनियम है, इसमें से अल्फा निकलेगा, इसमें से अल्फा निकलेगा, तो ये यूरेनियम में क्या असर होगा, इसके जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक कहाँ लिखते हैं, नीचे, इसके परमाणु क्रमांक में क्या अंतर दिखेगा। तो क्या वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो अगर ध्यान से देखेंगे, जब भी
आपका अल्फा डीके होगा, अल्फा डीके होगा। तो यहाँ पे डिक्रीज लिखा है, मतलब क्या एक नंबर एटॉमिक नंबर कम होगा, मतलब परमाणु संख्या 1 से कम होगा कि 2 से कम होगा, 3 से 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन बी 2 देखने को मिल जाएगा। जैसे इस एग्जांपल से हम लोग देख सकते हैं, ये हमारा यूरेनियम है जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूरेनियम का 92 टू 38, यहाँ पे जो 92 है, 92 इसका एटॉमिक नंबर आने वाला, एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग परमाणु क्रमांक कहते हैं, परमाणु क्रमांक। वहीं बात करें ये 238 जो है, इसका एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास, इसको परमाणु भार भी कहते हैं, परमाणु भार। तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, जब यूरेनियम से एक अल्फा निकलेगा, अल्फा देखिए हीलियम के रूप में निकला, हमने बताया था जो भी अल्फा होता है बस उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और सब सी हीलियम का सेम होता है। तो देखिए यहाँ पे हीलियम निकला, तो यहाँ पे नोटिस करेंगे इसका एटॉमिक नंबर 2 से घट गया है, इसका एटॉमिक नंबर कितना घटा है, 2। वहीं पे इसका जो एटॉमिक मास है, अणु भार, ये कितने से कम हो गया, -4। मतलब जब भी यूरेनियम में से अल्फा निकलेगा तो उसमें से उसका जो एटॉमिक नंबर है, जो उसकी परमाणु क्रमांक है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन या 2 संख्या कम हो जाएंगी। वहीं अणु भार एटॉमिक मास में से 4 संख्या कम हो जाएंगी। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी रहने वाला। यहाँ पूछा है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब ये नीचे वाला, तो नीचे वाला अगर आप ध्यान से देखेंगे 2 ही कम हुआ है, तो इसकी वजह से ऑप्शन बी 2 सही आंसर रहने वाला है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन करा जब भी बीटा डेके होगा, इन बीटा डेके एटॉमिक नंबर, क्वेश्चन करा जब भी बीटा डेके होगा तो एटॉमिक नंबर पे क्या असर होगा, बीटा 6 में परमाणु क्रमांक पे क्या असर होगा, क्या वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, कितने से, 2 से, क्या वो इंक्रीज बढ़ जाएगा 1 से, क्या वो रिमेन सेम, मतलब क्या वो सेम ही रहेगा जैसे का तैसा ही रहेगा, या डिक्रीज बाई 1 होगा, वो 1 से कम हो जाएगा। तो देखिए जब भी आपका बीटा डिके होता है, जब भी आपका बीटा डिके होता है वहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है। एटॉमिक नंबर मतलब जो इसके नीचे लिखा था, किसी भी चीज के नीचे लिखा था उसे एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो ये क्या है, 1 से बढ़ जाएगा। मान लीजिए यहाँ से अल्फा अगर निकलेगा तो यहाँ पे आपका यूरेनियम 24 बन जाएगा, कुल मिला के यहाँ पे 1 का प्लस हो जाएगा, 1 एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इस चीज में क्वेश्चन पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देखने को मिलेगा, मतलब जो है इंक्रीज हो जाएगा, किससे, 1 से इंक्रीज हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, गामा इमिशन चेंजेस। क्वेश्चन करा जो आपका गामा इमिशन है, जब भी आपका गामा निकलता है तो उसमें, सॉरी ये गामा नहीं अल्फा है, जब भी आपका गामा निकलता है तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं, उसमें क्या क्या बदलता है, गामा उत्सर्जन में क्या बदलता है, क्या मास नंबर बदलता है, जो आपका परमाणु भार है वो बदलता है, क्या एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या बदलती है, क्या दोनों नहीं बदलता, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास परमाणु संख्या परमाणु भार भी नहीं बदलता, क्या दोनों बदलता है, एटॉमिक नंबर बदलता है और एटॉमिक मास मतलब परमाणु संख्या परमाणु भार बदलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जब भी गामा डिके होगा, गामा किसी भी रेडियो एक्टिव चीज से निकलेगा तो वहां पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, न ही एटॉमिक नंबर में, परमाणु संख्या में, न ही एटॉमिक मास परमाणु भार में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन सी एटॉमिक, न ही उसका एटॉमिक नंबर बदलेगा, न ही एटॉमिक मास बदलेगा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़े, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, विच एलिमेंट वॉज डिस्कवर्ड बाई मैरी क्यूरी। क्वेश्चन करा जो मैरी क्यूरी है इनके द्वारा क्या खोजा गया, कौन सा तत्व तो सबसे पहले इनके द्वारा खोजा गया था या ढूंढा गया था। तो क्या वो पोलोनियम था, सोडियम था, आयरन था या सिलिकॉन था। ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया कि जो मैडम क्यूरी के थ्रू कौन सा एलिमेंट फाइंड किया गया, कौन सा एलिमेंट खोजा गया है, क्या वो पोलोनियम, सोडियम, आयरन या सिलिकॉन। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ये देखने को मिल जाएगा, पोलोनियम। मैडम क्यूरी ने सबसे पहले जो एलिमेंट खोजा था, रेडियो एक्टिव रेडियोधर्मी जो एलिमेंट पदार्थ खोजा था वो क्या था, पोलोनियम था। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ये रहने वाला है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट वाज डिस्कवर्ड आफ्टर पोलोनियम। क्वेश्चन कर रहा है कौन सा ऐसा एलिमेंट है, कौन सा रेडियो एक्टिव है, रेडियो धर्मी एलिमेंट है, तत्व है जो कि पोलोनियम के बाद ढूंढा गया था। पोलोनियम सबसे पहले ढूंढा गया था मैरी क्यूरी के द्वारा, तो इसके बाद कौन सा एलिमेंट खोजा गया था, कौन सा तत्व खोजा गया था, ढूंढा गया था, क्या वो रेडियम था, हीलियम था, क्रिप्टॉन था या जेनॉन था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रहने वाला, जो आपका पोलोनियम है, पोलोनियम के बाद आपका रेडियम ढूंढा गया था, रेडियम ढूंढा गया था। रेडियम को आप लोग ने देखा होगा कहाँ कहाँ, मैं बता रहा हूँ। जैसे जो रात में चमकने वाली चीज होती है ना, मान लीजिए जो रोड पे लगा होता है सिग्नल, सिग्नल के लिए बोर्ड लगा होता है, साइन बोर्ड, तो उसमें आप देखेंगे, उसमें आप देखेंगे कि उसमें जो है कि रात में जब कोई भी बाइक या फोर व्हीलर जाता है तो वो साइन करता है, चमकता है, वो किस वजह से होता है, रेडियम की वजह से चमकता है। साथ ही साथ कोई भी चीज आप छोटे होंगे तो एक खिलौना देखेंगे जिसमें अगर कुछ टाइम तक लाइट टॉर्च उस पर बार के रख दिया जाता है या उसको कहीं लाइट में लेके जाके कुछ टाइम रख दिया जाता था, फिर उसको अंधेरे में लाया तो कुछ टाइम तक वो चमकता था, लाइट प्रोड्यूस करता था। तो वो किसकी वजह से प्रोड्यूस करता था, आपके रेडियम की वजह से प्रोड्यूस करता था। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 है, द मास नंबर डिक्रीज बाई इन अल्फा डिके। क्वेश्चन करा जब भी अल्फा डिके होगा, अल्फा क्षय होगा तो द्रव्यमान संख्या कितनी घटती है।
जो आपका द्रव्यमान संख्या कितना घटेगा। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बात किया था, जो आपका यूरेनियम 92 235 होता है, जब इसमें से अल्फा किरण निकलता है, अल्फा मतलब हीलियम निकलता है, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, तो इसका जो है यूरेनियम, तो यूरेनियम होता है, इसका 2 एटॉमिक मास हो जाता है, सॉरी यहाँ पे अल्फा निकल रहा है, यहाँ पे जब भी अल्फा निकलेगा, एक अल्फा निकलेगा, तो यहाँ पे इसका 2 एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर 2 कम हो गया, आप देख सकते हैं, जिसकी परमाणु संख्या 2 से घट जाएगी। वहीं जो इसका एटॉमिक मास है, परमाणु भार, ये 4 से घट जाता है, कितने से, 4 से, मतलब 231 हो जाएगा। यहाँ पे कितने कमी हो रही है, 4। तो ये क्वेश्चन पूछा है मास नंबर, जो आपकी परमाणु मतलब परमाणु का द्रव्यमान है, भार है, ये कितने से कम होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा या 4 से होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 4 रहने वाला, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। जब भी अल्फा निकलेगा तो वहां पे 2 एटॉमिक नंबर कम होंगे, परमाणु संख्या, और 4 एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान कम होंगे। तो अगले क्वेश्चन का बढ़े। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, गामा रेज ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ, जो आपकी गामा रेज होती हैं, गामा किरणें, ये किस वेग से चलती हैं, इनकी स्पीड कितनी होती है। क्या साउंड की स्पीड चलती है, ध्वनि के स्पीड के बराबर चलती हैं, क्या लाइट की स्पीड से चलती हैं, जो आपका प्रकाश होता है उसके गति से चलती हैं, इलेक्ट्रॉन के स्पीड से या प्रोटॉन के स्पीड से। तो देखिए जो भी रेज होती हैं अल्फा बीटा गामा, ये आपका लाइट की स्पीड से ट्रेवल होती है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है रेडिएशन, पर इनका जो स्पीड होगा सबका अल्फा बीटा गामा, ये सब लाइट की स्पीड से ट्रेवल होती हैं। तो आई होप क्लियर हो गया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, रेडियो एक्टिविटी इज अनअफेक्टेड बाय, क्वेश्चन कर रहा है जो आपका रेडियो धर्मिता है, जो आपका रेडियो एक्टिविटी है, वो किससे प्रभावित नहीं होता, वो किस चीज से प्रभावित नहीं होता, किस चीज से अफेक्ट नहीं होता। क्या वो प्रेशर दबाव से चेंज नहीं होता, प्रभावित नहीं होता, टेम्परेचर ताप से प्रभावित नहीं होता, केमिकल स्टेट से प्रभावित नहीं होता, या ऑल ऑफ दीज मतलब सभी से प्रभावित नहीं होता। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन डी रहने वाला। जो आपका रेडियो एक्टिविटी है वो ना ही प्रेशर से इफेक्ट होगा, नहीं टेम्परेचर, नहीं केमिकल स्टेट से इफेक्ट होगा। वो इफेक्ट होता है उसका मतलब नेचुरल प्रोसेस है, मतलब जो भी चीज से वो बना है उसके उसी की तरह वो इफेक्ट करेगा। मान लीजिए कोई यूरेनियम है, तो यूरेनियम का फिक्स है कि इसी मतलब इतने टाइम पे ये इफेक्ट मतलब ये अल्फा बीटा गामा निकालेगा, इस पे कोई भी रेडियो एक्टिविटी का यहाँ पे नई प्रेशर टेम्परेचर और केमिकल स्टेट का यूज कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 33 है, विच न्यूक्लियस अंडरगोस फिजन इजिली, क्वेश्चन कर रहा है कौन सा नाभिकी आसानी से विखंडित होता है। कौन बोल रहा है क्वेश्चन, जो आपका न्यूक्लियस है, नाभिक है, वो फिजन मतलब टूटता है, विखंडित होता है मतलब टूटता है इजिली, आसानी से टूटता है। क्या वो यूरेनियम का है, यूरेनियम 235 है, फेरस है मतलब आयरन 56 है, हीलियम है, हीलियम 4 है, या कार्बन 12 है। देखिए जो आपका न्यूक्लियर फिजन में जो मेनली जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ते हैं रेडियो एक्टिविटी या न्यूक्लियर फिजन से, वो आप यूरेनियम पढ़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 235 रहने वाला। यूरेनियम 235 न्यूक्लियर फिजन में जाता है, न्यूक्लियर फिजन। अब न्यूक्लियर फिजन होता क्या है, कोई भी एक बड़ा एटम, कोई भी एक बड़ा एटम अणु जब 2 छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाए, 2 छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाए, यहाँ पे देख सकते हैं 2 छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाए, उसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियर फिजन। यहाँ फिजन मतलब विखंडन, टूट रहा है। वहीं पे एक होता है फ्यूजन, फ्यूजन मतलब होता है जब भी 2 छोटे मॉलिक्यूल, 2 छोटे एटम मिलके एक कोई बड़ा एटम बना दे, कोई बड़ा एटम बनाए, इसका जस्ट अपोजिट, उसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन कहेंगे। जैसे न्यूक्लियर फिजन आपको एटम बम में दिखेगा, जो आपका एटम बम होता है। साथ ही साथ आपका जो न्यूक्लियर फिजन है ये कहाँ देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपका रिएक्टिविटी सॉरी रेडियो एक्टिविटी से इलेक्ट्रिसिटी बना, जैसे थर्मल पावर प्लांट हुआ, तो यहाँ पे आपका न्यूक्लियर फिजन देखने को मिल जाएगा। वही फ्यूजन कहाँ था, फ्यूजन ये आपका सन में देखने को मिलता है, सूरज में। सन में होता क्या है, 2 छोटे एटम मिलकर बड़ा एटम बनाते हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़े। अगला क्वेश्चन, क्वेश्न 34, विच प्रोसेस अकर इन सन, क्वेश्चन बोला जो सूर्य है इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, रेडियो एक्टिविटी और ऑक्सीडेशन होता है। देखिए जो आपका सूर्य सन है उसके अंदर आपका न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, इसमें 2 छोटे मॉलिक्यूल एक बड़ा मॉलिक्यूल या एटम बनाते हैं, 2 छोटे अणु एक बड़ा अणु बनाते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देखने को मिल जाएगा। वहीं पे न्यूक्लियर फिजन आपको बताया मैंने एटम बम में यूज किया जाता है, एटम बम। इसमें होता क्या है, एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, रेडियो एक्टिविटी डीके फॉलो, जो आपकी रेडियो धर्मिता है, रेडियो धर्मिता 6 किस नियम का पालन करती है, ये किस लॉ को फॉलो करती है, न्यूटन लॉ को फॉलो करती है, न्यूटन के नियम, एक्सपोनेंशियल लॉ को, ओम्स लॉ या हुक्स लॉ को यूज करती है। देखिए जो भी आपका रेडियो एक्टिविटी है ये आपका एक्सपोनेंशियल लॉ को फॉलो करती है, एक्सपोनेंशियल लॉ को फॉलो करती है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, विच पार्टिकल हैज हाईएस्ट मास, क्वेश्चन देखिए कह रहा है कौन सा ऐसा पार्टिकल है, कौन सा ऐसा कौन सा ऐसा पार्टिकल है, कौन सा ऐसा अणु है जिसका हाईएस्ट मास था, जिसका हाईएस्ट मास था। क्वेश्चन बोला अल्फा बीटा गामा, इसमें से कौन सा ऐसा पार्टिकल है जिसके पास हाईएस्ट मास है, जिसकी द्रव्यमान सबसे अधिक होती है।
तो यहाँ पे हम लोग इस तरह समझ सकते हैं, सबसे ज़्यादा दूर गामा जाता है, सबसे ज़्यादा अगर रेंज की बात करें, सबसे ज़्यादा रेंज की बात तो ये मैक्सिमम होता है, सबसे ज़्यादा दूर गामा ट्रेवल करता है, उसके बाद आपका बीटा, उसके सबसे कम मिनिमम में आपका अल्फा ट्रेवल करता है। मतलब यहाँ से अगर कहीं दूर किसी किरण को भेजना, सबसे ज़्यादा दूर अल्फा जाएगा, उससे कम बीटा, उससे ज़्यादा गामा। वहीं पे इसका अपोजिट पूछ ले मास, मास तो देखिए कोई भी चीज़ ज़्यादा दूर जा रही है तो इसका ये मतलब हो सकता है कि वो हल्की हो, क्या हो, हल्की हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास जब भी बात करेंगे मास का, तो ये जो गामा है इसका मास, इसका जो द्रव्यमान सबसे कम हो जाएगा और अल्फा का सबसे ज्यादा, वहीं पे बीटा का इन दोनों के बीच में देखने को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, किस चीज का हाईएस्ट मास है, सबसे अधिक द्रव्यमान है, सबसे अधिक द्रव्यमान आपका अल्फा को देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़े। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। बीटा रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ, जो आपका बीटा रेडिएशन है, जो आपका रेडियो एक्टिविटी में बीटा निकलता है, बीटा निकलता है अल्फा बीटा गामा, जिसमें बीटा निकलता है तो वो क्या करता है, उस वो किस चीज से बना होता है, क्या वो इलेक्ट्रॉन से बना होता है, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, या अल्फा पार्टिकल। देखिए अल्फा पार्टिकल से तो आपका अल्फा या हाँ अल्फा पार्टिकल से आपका अल्फा रेज या रेडिएशन बने होते हैं। वहीं पे इलेक्ट्रॉन से आपका बीटा प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 38 है, अल्फा पार्टिकल आर स्टॉप्ड बाय, जो आपका अल्फा कण है, अल्फा पार्टिकल से वो किसके द्वारा रोके जा सकते हैं, जो आपका अल्फा पार्टिकल है वो किसके द्वारा रोके जा सकते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन में बात कर चुके हैं हमारे पार्ट वन वाली लेक्चर में, जो आपका अल्फा होता है ये सिंपली एक पेपर की शीट, कोई भी पेपर है उससे भी रोका जा सकता है। तो यहाँ पे पेपर शीट होगा, एल्यूमिनियम शीट होगा, लेड शीट होगा, कंक्रीट होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, अल्फा को आप पेपर शीट से रोक सकते हैं। वहीं बीटा, बीटा जो है ये इसको रोकने के लिए आपके एल्यूमिनियम शीट लगेगा, एल्यूमिनियम शीट लगेगा। बीटा को रोकने के लिए पेपर का भी शीट लगेगा, एल्यूमिनियम का भी शीट लगेगा। मैं बात करें गामा, गामा के लिए आपको देखिए पेपर भी लगेगा, एल्यूमिनियम भी लगेगा, एल्यूमिनियम और साथ ही साथ पेपर एल्यूमिनियम के साथ आपका लेड भी लगेगा। वहीं बात कर ले एल्यूमिनियम का जो थिकनेस होना चाहिए मिनिमम 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, मतलब जो मोटाई होगी एल्यूमिनियम शीट की 5 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद जो लेड होगा, लेड का सबसे जो थिकनेस होगा वो 1 सेंटीमीटर रहेगा, तभी आपका गामा रेस रुक सकती है, अन्यथा ये गामा रेस और दूर तक चलती चली जाएंगी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 39 है, बीटा रेज आर स्टॉप बाई, बीटा रे किससे स्टॉप की जा सकती है, जो बीटा किरण है वो किससे रोके जा सकते हैं, क्या वो पेपर से रोके जा सकते हैं, एल्यूमिनियम शीट से, प्लास्टिक से, या ग्लास से रोके जा सकते हैं। तो देखिए जो आपका बीटा रेज है वो आपका एल्यूमिनियम शीट से रोके जा सकते हैं, एल्यूमिनियम शीट से रोके जा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देखने को मिल जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़े। अगला क्वेश्चन है, गामा रेज आर इफेक्टिवली स्टॉप बाई, जो आपका गामा रे है, जो गामा किरणें हैं ये किससे रोके जा सकते हैं, प्रभावी रूप से किससे रोके जा सकते हैं, क्या वो पेपर से रुक जाएगा, प्लास्टिक से, थिक लेड से, या क्लॉथ से रुकेगा। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, जब भी आपको गामा रेज को रोकना है तो उसके लिए लेड लगेगा, थिक लेड। ये जो लेड होगा, शीशा होगा, ये 1 सेंटीमीटर का थिकनेस रहना चाहिए मिनिमम, 1 सेंटीमीटर का थिकनेस रहेगा, मोटाई रहेगा इस लेड का, तभी इस चीज को रोका जा सकता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं और सारी वीडियोज आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू।